आज की वीडियो में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे जो है दुनिया में जाने जाते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखेंगे और उसके साथ साथ उनका जो रोल था इंडिया की फ्रीडम में उसको भी डिस्कस करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी के दरमियान एक रिफ्ट पाई जाती थी। ऑल दोनों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इकट्ठे भी काम किया, एक रोल प्ले किया इंडिया की फ्रीडम में, बट स्टिल उनका जो फ्रीडम हासिल करने के जो आइडियाज़ थे वो डिफरेंट थे। गांधी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाना चाहते थे फ्रीडम मूवमेंट को, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक मुख्तलिफ व्यू पॉइंट, मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू, एक नज़रिया रखते थे। और वो नज़रिया ये था कि वायलेंस के थ्रू, मिलिटेंसी के थ्रू और वेपन्स के थ्रू उन्हें लगता था कि शायद चेंज आ सकता है। लेकिन गांधी जो हैं उनका नज़रिया कुछ और था। गांधी नॉन वायलेंस की पॉलिसी के ऊपर जो है बिलीव करते थे। यहाँ तक कि गांधी उन लोगों को भी कंडेम करते थे जो किसी भी तरह की कोई मिलिटेंट स्ट्रगल करते थे अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। उनको वो क्रिटिसाइज किया करते थे और वो कहते थे कि ये जो वायलेंस है ये वेपन है। वायलेंस इज बेसिकली द वेपन ऑफ कवर्ड, यानी कि जो बुज़दिल लोग होते हैं ये उनका वेपन है जो वायलेंस है। इस हद तक ऑप्टिमिस्टिक और इस हद तक आइडियलिस्टिक किस्म के इंसान थे जो गांधी थे। जबकि दूसरी तरफ अब बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट आइडिया रखते थे। वो कहते थे कि वेपन जो है वो ज़रूरी है अगर आप फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। वो कहते थे कि आप मुझे खून दें और फिर मैं आपको आज़ादी दूंगा। उनका ये आइडिया था कि डिस्कशन से, बातों से कभी भी चेंज नहीं आ सकता, कभी भी आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। आज़ादी हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पेन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आइए ज़रा सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी के ऊपर एक डिटेल नज़र डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के मकाम के ऊपर पैदा होते हैं। और इनकी जो डेथ है ज़ाहिर है वो 1945 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर टू का एंड होता है। और उस वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद जो जापान की डिफीट होती है वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस की डिफीट भी कंसिडर की जाती है दुनिया में। और सुभाष चंद्र बोस एफिलिएटेड रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। फिर बाद में इनके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं रह पाते, तो वो अलग हो जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई थी, जिसके तहत वो इस आर्मी के साथ जो है फ्रीडम हासिल करना चाहते थे, आज़ादी हासिल करना चाहते थे और ब्रिटिश हेजिमनी को जो है, जो ब्रिटिश रिप्रेशन था इन द सब कॉन्टिनेंट, उसको वो चैलेंज करते थे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करें तो वो शुरू से पेट्रियाटिक एंड नेशनलिस्टिक किस्म के लीडर थे। पेट्रियाटिक एंड नेशनलिस्टिक मैं उनको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो वो इवन कॉलेज के दौर से ही अपनी जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे उनकी वजह से कॉलेज से भी निकाले जा चुके थे। बिसाइड ऑफ दिस अगर मैं बताऊं तो ही वाज द सन ऑफ अ वेल्दी बंगाली लॉयर। और इन्होंने जो एजुकेशन है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से हासिल की। उसके बाद ही वाज सेंट टू कैम्ब्रिज, वहाँ पे कैम्ब्रिज में जाके इन्होंने पढ़ाई की और फिर इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सेकंड पोजीशन हासिल की। जब इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सेकंड पोजीशन हासिल कर ली तो इवन वहाँ से भी क्विट कर देते हैं और दोबारा वापस इंडिया आ जाते हैं और जो गांधी की मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करते हैं। गांधी की जो नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट थी उसको भी सपोर्ट किया सुभाष चंद्र बोस ने। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो जो चित्तरंजन दास थे उन्होंने इसे ट्रेन किया था, वो इनके मेंटोर थे और ये बड़ी ही जवानी से ही बेहतर तौर पर बेहतर ऑर्गेनाइजर, बेहतर जर्नलिस्ट जो है कंसिडर किए जाते थे। 1921 में इनको सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से जेल में डाल दिया जाता है और फिर ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1924। इसके बाद आप ये देखेंगे जो चित्तरंजन दास थे जिन्होंने बेसिकली इन्हें गाइड किया था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एक्टिविज्म सिखाई थी, उनकी डेथ के बाद ये बंगाल के कांग्रेस लीडर बन जाते हैं और फिर जो है
जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी सर्व करते हैं। अगर मैं मेजर डिफरेंसेस आपके साथ डिस्कस करूं कि आखिर वो मेजर डिफरेंसेस थे क्या, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के दरमियान क्या डिफरेंसेस थे। अगर फ्रीडम की अप्रोच को हम देखें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ये कहते थे आर्म्ड स्ट्रगल, ही एडवोकेटेड द आर्म्ड स्ट्रगल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड महात्मा गांधी जो है उसने प्रमोट किया नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि गांधी अहिंसा की पॉलिसी के साथ चलते थे। इकोनॉमिक फिलॉसफी में ये सोशलिस्ट थे सुभाष चंद्र बोस, ये सपोर्ट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को, जबकि महात्मा गांधी जो है वो फेवर करते थे सेल्फ रिलायंट विलेजेस और कॉटेज इंडस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ों की जो इकोनॉमिक फलसफा था गांधी का वो इस तरह का था। जबकि अलायंस सिस्टम की बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अलायंस बनाया एक्सेस पावर के साथ, यानी कि जो फैशिस्ट रिजीम थे बनीतो मसोलिनी या फिर हिटलर या फिर जापान में जो गवर्नमेंट थी उनके साथ ये अलाई करते हैं। जबकि गांधी को आप देखें तो वो इन फैशिस्ट को ज़ाहिर है क्रिटिसाइज करता है बिकॉज गांधी वाज द आइडियलिस्ट and he always refused to collaborate with the imperialist and the fascist power. This is the reason कि ये रिफ्ट अब आपको जो है दिख रही होगी कि किस तरीके से इनके जो आइडियाज थे वो डिफर करते थे। लीडरशिप स्टाइल जो था वो भी डिफरेंट था क्योंकि सुभाष जो थे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के ऊपर बिलीव करते थे, जबकि महात्मा गांधी जो है वो एक मैस बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ग्रास रूट्स मूवमेंट के ऊपर बिलीव करते थे। ब्रिटिश रूल के हवाले से जो अप्रोच थी कि हमने ब्रिटिशर्स को कैसे काउंटर करना है, उस अप्रोच के ऊपर जो सुभाष थे यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है इंडिया में, सो नेताजी जो है वो अर्ज करते थे कि इमीडिएट कन्फ्रंटेशन यानी कि एजिटेशनल एंड कन्फ्रंटेशनल रिस्पॉन्स जो है उनकी तरफ से दिया जाता था। गांधी की बात करें तो वो कहता था रेजिस्टेंस बट विद नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस अप्रोच के साथ आपने रेजिस्टेंस करनी है। सुभाष के हवाले से मैं कुछ कोटेशंस भी आपके सामने रखता हूं कि वो कहा करते थे गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। इसी के साथ साथ उनकी एक और फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि इट इज ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने कहा ना कि पेन के बगैर वो कहते थे कि आज़ादी नहीं मिल सकती, मोरालिटी के साथ आज़ादी नहीं मिल सकती, आज़ादी छीननी पड़ती है। और इसी के साथ साथ एक और भी उनकी कोटेशन है कि नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर अचीव्ड बाय डिस्कशंस, यानी कि बातों से कुछ नहीं होगा। अगर आज़ादी हासिल करनी है तो एक मिलिटेंसी, एक मिलिट्री वेपन्स के थ्रू, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू ब्रिटिशर्स को जो है वो शिकस्त देनी होगी। जबकि दूसरी तरफ गांधी के आइडियाज क्या थे? गांधी कहते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि अगर सारे एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे तो वो इवेंचुअली आपको एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी तरफ गांधी ये भी कहा करते थे द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। इसी तरीके से एक और कोटेशन है कि द पावर ऑफ लव इज स्ट्रॉन्गर देन द लव फॉर पावर। अब जो गांधी का आइडिया था वो इस तरीके से था, गांधी पावर पॉलिटिक्स को, पावर एकोमुलेशन को, पावर सेंट्रलाइजेशन को जो है वो डिसलाइक करता था। सो ये वो डिफरेंसेस थे। जैसे मैंने बताया कि सुभाष जो है इंडिया में लीड तो करते हैं फ्रीडम को, लेकिन इवेंचुअली सुभाष के जो आइडियाज थे, उनकी जो अप्रोच थी, उस अप्रोच की वजह से उन्हें जो है जाना पड़ता है इंडिया से, उन्हें स्केप करना पड़ता है। ये हाउस अरेस्ट में थे और फिर ये वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, और उस टाइम ये अपना नाम जो है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बताते हुए इंडिया से काबुल और काबुल से मॉस्को और फिर वहां से ये अप्रैल में जर्मनी पहुंच जाते हैं। और वहां जर्मनी पहुंचने के बाद भी इनकी एफर्ट ये होती है कि ये जापान पहुंचना चाहते हैं, फिर सबमरीन्स के थ्रू, वाया सबमरीन्स 1943 में ये टोक्यो पहुंचते हैं। अब आप ये देखें कि ये जापान, ये जर्मनी, इटली, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी, क्योंकि ये वो वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का, यानी कि जंगे अजीम दोम जो है वो चल रही थी। और उसमें सुभाष का मकसद यही था ट्रैवल करके वहां पे जाना और उनके जो ब्रिटिशर्स के एनिमीज हैं उनके साथ हाथ मिलाना, ताकि फिर वहां से अपनी एक आर्मी बनाई जाए
और फिर उस आर्मी के थ्रू दोबारा इंडिया आया जाए और ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया जाए और वहां से आजादी हासिल की जाए, जिस वजह से मैंने कहा कि ही वाज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। और वहीं करते हैं सुभाष जब वो टोक्यो पहुंचते हैं 1943 में, फिर वहां पर वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। ऑब्वियसली द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज सपोर्टेड बाय जापान, और फिर वहां से वो बर्मा के थ्रू ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं। बट इवेंचुअली वो जो 1944 का अटैक था वो कोलैप्स हो जाता है। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी सुभाष की वो कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि जापान दूसरी तरफ जो है सरेंडर कर देता है। जापान की जो कैंपेन थी उसकी वजह से जापान सरेंडर कर चुका होता है, और दूसरी तरफ सुभाष की आर्मी लड़ रही थी, तो एयर सपोर्ट जो है वो सुभाष की आर्मी को मिल नहीं पाती, तो वहां से वो डिफीट हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को। अब इनकी डेथ के हवाले से मैं बताऊं तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश हुआ ताइवान में, और वहां पर जो है इनकी डेथ हो जाती है उस प्लेन क्रैश में। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इनकी जो डेथ है उसके साथ काफी सारी मूवीज बनी हुई हैं, काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं 1965 में भी सुभाष जिंदा थे। एक इंडिया की ही एक मूवी है जिसमें ये दिखाया जाता है। लेकिन एक जो है डोमिनेंट नैरेटिव वो यही है कि सुभाष की जो है वो डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। और इसी के साथ साथ अगर मैं लेगेसी की बात करूं सुभाष की, तो वो एक रेवोल्यूशनरी आइकॉन था, इंडिया का एक फ्रीडम फाइटर था, बोल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था अगेंस्ट दी कॉलोनियल रूल। और उनका जो सबसे फेमस स्लोगन था वो यही था कि गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हर साल इंडिया में 23 जनवरी को मनाई जाती है। डे ऑफ वैलर जो है वो कंसिडर किया जाता है उस दिन को, और ही रिमेन्स द कंट्रोवर्शियल फिगर। कुछ लोग कहते हैं कि उसके आइडियाज ठीक थे, कुछ लोग गांधी के आइडियाज के साथ अग्री करते हैं, कुछ लोग गांधी के आइडियाज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग सुभाष को लाइक भी करते हैं, कुछ डिसलाइक भी करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जो दोनों लीडर्स थे, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया।